स्टूडेंट, आज हम लोगों का जो टॉपिक होगा वो होगा सोशोलॉजी का अल्पसंख्यक यानी कि माइनॉरिटी। अल्पसंख्यक जो होती है अवधारणा वो सार्वभौमिक होती है। सार्वभौमिक क्यों होती है? क्योंकि ये किसी भी देश के किसी भी स्थान पर सदैव ही पाई जाती है। ऐसा विश्व में कोई सा भी राष्ट्र नहीं है जहाँ किसी न किसी प्रकार के अल्पसंख्यक यानी माइनॉरिटी ना पाए जाते हो। इसीलिए इसको बोलते हैं सार्वभौमिक अवधारणा। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। लगभग हर कंपटीशन में इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन कभी शॉर्ट में, कभी ऑब्जेक्टिव में, कभी लॉन्ग में आ ही जाता है। तो माइनॉरिटी के बारे में कुछ ना कुछ आपको अच्छे से तैयार करके जाना ही होता है और तैयारी होनी भी जरूरी है, क्योंकि ये किसी भी देश में, हर देश में, किसी भी क्या हर देश में पाए जाते हैं। और जब हर देश में पाए जाते हैं तो वहाँ के नागरिकों को इसके बारे में पता होना आवश्यक होता है। अब जो माइनॉरिटी होती है वो लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना होता है। पहला जो शब्द होता है वो होता है माइनर और दूसरा जो है वो है प्रत्यय इटी। माइनर और इटी से मिलकर बनता है माइनॉरिटी, और ये दोनों शब्द किस लैंग्वेज के हैं? लैटिन लैंग्वेज के हैं। इसका अर्थ होता है माइनर और इटी का, माइनॉरिटी का अर्थ होता है दो समूहों की न्यून संख्या जो मिलकर एक संपूर्ण का निर्माण करती है। यानी कुछ व्यक्तियों की वो अल्पसंख्या जो संपूर्ण समूह का निर्माण करती है उसको बोलते हैं माइनॉरिटी। माइनॉरिटी जो शब्द है ये हमेशा ही अल्प भाषा से लिया गया है। अब जैसे माइनॉरिटी का अर्थ अगर निकाला जाए तो अल्पसंख्यक व्यक्तियों का एक समूह वो कहलाता है। इसके अलावा इसका जो निर्माण होता है उसका आधार या तो भाषा होती है यानी कि लैंग्वेज होती है या फिर धर्म होता है। ये दोनों ही आधार होते हैं जो इसका निर्माण करते हैं। और सबसे बड़ी बात, अल्पसंख्यक बहुसंख्यक से भिन्न विशेषता वाला होता है। अब आप कहोगे कि अल्पसंख्यक बहुसंख्यक ये क्या है? अल्पसंख्यक मीन जो संख्या में कम हो, बहुसंख्यक जो संख्या में ज़्यादा हो। तो बहुसंख्यक की अपेक्षा अल्पसंख्यक की विशेषताएं भिन्न होती हैं। इसके अलावा अल्पसंख्यक जो शब्द है वो संस्कृत के दो शब्दों से मिलकर बना होता है। अल्प मीन्स होता है थोड़ा, और सेकंड जो शब्द है वो संख्या, यानी कि अल्पसंख्यक का टोटल अर्थ होता है दूसरे समूहों की तुलना में कम होना, उसको बोलते हैं अल्पसंख्यक होना। और एक सबसे बड़ी बात है जो वो ये है कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों में ही अल्पसंख्यक समुदाय वो समुदाय माना गया है जो संख्यात्मक दृष्टि से, हमने कहा संख्यात्मक, ना धर्म ना भाषा, यानी कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने माइनॉरिटी उसको माना है जो संख्या के आधार पर संख्यात्मक दृष्टि से 50% से कम हो। यानी कि देश की टोटल जनसंख्या जितनी है उसके 50% से कम अगर जनसंख्या किसी समूह की है तो वो कहलाएंगे अल्पसंख्यक। ये किसने कहा? ये कहा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने। अब हम लोग बात करते हैं अल्पसंख्यकों की विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं। कोई भी समूह हो, कोई भी समिति हो, कोई भी संस्था हो, सबके अपने कुछ खास कैरेक्टर होते हैं, कुछ विशेषताएं होती हैं। तो माइनॉरिटी के जो कैरेक्टर हैं उसमें सबसे पहला कैरेक्टर है वो है सार्वभौमिकता। सार्वभौमिकता का मतलब होता है हर जगह फैला हुआ। अब जो अल्पसंख्यक होती हैं उनकी जो समस्याएं होती हैं वो सभी जगह एक लगभग कहेंगे लगभग एक जैसी होती हैं। विश्व में ऐसा कोई भी राज्य नहीं है जहां किसी न किसी प्रकार के अल्पसंख्यक ना रहते हों और जहां उन अल्पसंख्यकों की कुछ ना कुछ समस्याएं ना हो। तो यूनिवर्सल कैरेक्टर होता है माइनॉरिटी का। सेकंड जो हमारी विशेषता है वो है संख्यात्मक दृष्टिकोण, न्यूमेरिकल अप्रोच।
अब सर्वोच्च न्यायालय जो है उसने संख्यात्मक दृष्टिकोण से इसकी प्रकृति को तो स्पष्ट कर दिया है, जो 50% से कम संख्या होगी वो माइनॉरिटी कहलाएगी। लेकिन इनके अनुसार इन्होंने एक चीज और कहा है कि संख्या कम होना, जब संख्या कम होती है तो उनके अधिकार भी कहीं ना कहीं कम हो जाते हैं। इसके अकॉर्डिंग हम ये कह सकते हैं कि भारत की टोटल जो जनसंख्या है उसके अकॉर्डिंग माइनॉरिटी की जनसंख्या बहुत ही निम्न होती है। अगला ही जो विशेषता है इनकी वो है भाषा और धर्म पर आधारित, यानी कि बेस्ड ऑन लैंग्वेज एंड रिलीजन। अच्छा, भाषा और धर्म पे कैसे माइनॉरिटी आधारित हो सकती है? भारतीय संविधान में जो होती है वो भाषा और धर्म के आधार पर अल्पसंख्यकों को 2 वर्गों में बांटा गया है। भाषा और धर्म के आधार पर अल्पसंख्यकों को 2 वर्गों में बांटा गया है। पहला जो वर्ग है वो है भाषाई अल्पसंख्यक, यानी कि लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, और सेकंड जो है वो है धार्मिक अल्पसंख्यक, यानी कि रिलीजियस माइनॉरिटी। ये दोनों ही बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं भाषा और धर्म के आधार पर। भाषाई अल्पसंख्यक वे अल्पसंख्यक होते हैं जो भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र में रहते हैं या इसके किसी भी भाग में रहते हैं, जिनकी अपनी एक अलग भाषा और लिपि होती है। भारत में हिंदी जो है वो बहुसंख्यक है। क्यों बहुसंख्यक है? क्योंकि हिंदी भाषा भारत की ज़्यादातर जनसंख्या हिंदी भाषा बोलती है, जबकि इससे एक भिन्न भाषा और लिपि जिन समूहों की होती है उनको बोलते हैं अल्पसंख्यक। और क्षेत्रीय दृष्टिकोण से देखा जाए तो स्थिति थोड़ी भिन्न हो जाती है। अब आते हैं धार्मिक अल्पसंख्यक पे। धार्मिक अल्पसंख्यक वे हैं जो धर्म के आधार पर तुलनात्मक दृष्टि से कम संख्या में होते हैं। अब धर्म के आधार पर देख लो, तुलनात्मक दृष्टि से कम संख्या के होते हैं। अब अपनी इंडिया में सबसे बड़ा धर्म कौन सा माना जाता है? सबसे बड़ा धर्म का मतलब ये नहीं है कि बहुत बड़ा, सबसे बड़े धर्म का मतलब है कौन से ऐसे व्यक्तियों की संख्या है, ज़्यादा संख्या है जो किसी धर्म को मानती है। तो हिंदू धर्म एक ऐसा धर्म है जिसको मानने वाले व्यक्तियों की संख्या हमारे इंडिया में ज़्यादा है, इसलिए इसको बहुसंख्यक में गिना जाता है, और अन्य धर्म को मानने वाले व्यक्तियों को अल्पसंख्यक में गिना जाता है। अब बात करते हैं अगले पॉइंट की। अगला जो पॉइंट है वो है तुलनात्मक अवधारणा। तुलनात्मक अवधारणा, कॉम्परेटिव कॉन्सेप्ट। इसमें क्या है? कॉम्परेटिव कॉन्सेप्ट में तुलनात्मक रूप से हम ये क्लियर करते हैं कि माइनॉरिटी कौन सी होती है और बहुसंख्यक कौन सी होती है। अब जैसे एक क्षेत्र है जहाँ पर एक समुदाय तो अल्पसंख्यक है, लेकिन वहीं दूसरे क्षेत्र में वही समुदाय बहुसंख्यक हो जाता है। अब भारत में ही देख लीजिए, भारत में मुसलमान, ईसाई और सिख सब धर्म के अनुसार अल्पसंख्यक हैं, क्योंकि यहाँ इनकी संख्या हिंदुओं की तुलना में कम है। अब आते हैं राज्य के संदर्भ में। अब राज्य के संदर्भ में देख लो, मुसलमान जो होते हैं वो जम्मू और कश्मीर में सबसे ज़्यादा संख्या में पाए जाते हैं। अगर हम राज्य के अकॉर्डिंग देखें माइनॉरिटी, तो उस समय मुसलमान वहाँ माइनॉरिटी में अल्पसंख्यक में नहीं गिने जाते हैं, वो बहुसंख्यक में आ जाते हैं वहाँ पे। अब सिख हैं वो पंजाब में बहुत ज़्यादा संख्या में पाए जाते हैं, तो वो वहाँ पे बहुसंख्यक में आ जाते हैं। ईसाई जो है वो नागालैंड में बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, तो वो वहाँ बहुसंख्यक हो जाते हैं। इस प्रकार भारत में अल्पसंख्यक की अवधारणा एक सापेक्ष अवधारणा है। अगर राज्य के अकॉर्डिंग देखें तो अल्पसंख्यक अलग अलग हो जाते हैं, जबकि धर्म और भाषा के आधार पर देखें तो अल्पसंख्यक हिंदुओं को छोड़कर अन्य धर्मों को मानने वाले व्यक्ति अल्पसंख्यक कहलाते हैं, या हिंदी भाषा को छोड़कर अन्य भाषाओं का प्रयोग करने वाले व्यक्ति अल्पसंख्यक कहलाते हैं। अब बात करते हैं अल्पसंख्यकों की समस्याओं को लेकर, प्रॉब्लम्स ऑफ माइनॉरिटीज।
राष्ट्रवाद और अल्पसंख्यकों की समस्याएं एक दूसरे से बहुत ही जुड़ी होती हैं। कहने का अर्थ यह है कि भारत में जैसे जैसे राष्ट्रवाद बढ़ता जाता है वैसे वैसे अल्पसंख्यकों की समस्याएं भी बढ़ने लगती हैं। अल्पसंख्यकों को अनेक सुविधाएं प्रदान करने के बाद भी अनेक समस्याओं से वो घिरे रहते हैं। जैसे अल्पसंख्यक चाहे मुसलमान हो, ईसाई हो, सिख हो, ये सभी अल्पसंख्यक कई समस्याओं को फेस करते हैं, कई समस्याओं का सामना करते हैं। इन सभी अल्पसंख्यकों की कुछ मुख्य समस्याएं जो हैं जिनके बारे में अब हम बात करेंगे। तो पहली जो समस्या है इनकी वो है अर्थपूर्ण समस्या। ये भारत सरकार के नियंत्रण में जितनी भी सेवाएं हैं उनका पूरा प्रतिनिधित्व तो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर प्रतिनिधित्व बहुसंख्यक समुदाय के व्यक्ति करते हैं। अल्पसंख्यक समुदाय को वो सुविधा प्रदान नहीं होती है। जैसे भारतीय संविधान में बिना किसी भेदभाव के सबको समान अवसर प्रदान करने की व्यवस्था तो की है, लेकिन उसके बाद भी सरकारी नौकरियों में आप गौर करोगे तो मुस्लिम, सिख और ईसाई इनकी नियुक्तियां बहुत कम होती हैं। इसके अलावा इन्हें लोकसभा और विधानसभाओं में भी कम पद प्राप्त होते हैं, यानी कि इनका प्रतिनिधित्व कम होता है। सेकंड जो प्रॉब्लम होती है इन लोगों की वो होती है सांप्रदायिक तनाव और दंगों की। अब ये सांप्रदायिक तनाव और दंगों की कैसे समस्या हो सकती है? समय समय पर हम देखते हैं कि ज़्यादातर धर्मों को लेकर सांप्रदायिकता भड़क जाती है, धर्मों को लेकर बहुत तनाव उत्पन्न हो जाता है और दंगे भी होने लगते हैं। हमारे जो स्वतंत्र भारत है उसने इन बुराइयों को दूर करने का प्रयास तो बहुत किया है, लेकिन राजनीतिक दलों के निर्माण के परिणाम स्वरूप सांप्रदायिक तनाव को उतना कम नहीं किया जा सका। इसका मुख्य कारण क्या है? इसका मुख्य कारण होता है हिंदू और मुसलमानों के बीच विरोधी स्वभाव होना। वो स्टार्टिंग से ही अपने आप को एक दूसरे का विरोधी समझने लगते हैं, इसकी वजह से उनमें सांप्रदायिक तनाव और दंगे होते रहते हैं। अगली जो समस्या होती है वो बहुत ही आम समस्या है और अक्सर अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक के बीच में पाई जाती है। वो समस्या है भाषा संबंधी समस्या। अब भाषा संबंधी समस्या कैसे हो सकती है? जैसे अल्पसंख्यकों में सबसे बड़ा अल्पसंख्यक कौन सा है? अभी तक इस बारे में बातचीत नहीं हुई। बहुसंख्यक में तो पता है हिंदू हमारे भारत में बहुसंख्यक में गिना जाता है, और अल्पसंख्यक में जो सबसे बड़ा अल्पसंख्यक है वो है मुसलमान, यानी मुस्लिम धर्म के व्यक्ति सबसे बड़े अल्पसंख्यक कहलाते हैं। अब बात करते हैं लैंग्वेज की, जैसे कि भाषा संबंधी समस्याएं। तो सबसे बड़े अल्पसंख्यक की बात करें तो उनकी भाषा ज़्यादातर क्या होती है? उनकी होती है उर्दू। जबकि हिंदू यानी कि बहुसंख्यक की मेन भाषा होती है हिंदी, जिसकी वजह से क्या होता है दोनों के बीच में मतभेद होने लगती है। मुसलमानों को ये अंदर से फील होता है कि हमारी भाषा क्यों नहीं राष्ट्रीय भाषा कहलाती है, जबकि हिंदी एक राष्ट्रीय भाषा कहलाती है। जबकि अधिक संख्या वाले जो राज्य है वहाँ पे समय समय पर उर्दू को दूसरी राजभाषा का दर्जा देने की मांग कई बार की जा चुकी है, और हमारे उत्तर प्रदेश में ये मांग पूरी भी की जा चुकी है। दूसरी राजभाषा हम उर्दू को कह सकते हैं, पहली राजभाषा हमारी हिंदी है। अब बात करते हैं हम लोग अल्पसंख्यकों के विकास के लिए जो सुझाव दिए गए हैं उनके बारे में। देखिए, अल्पसंख्यक किसे कहते हैं इसके बारे में डिस्कस हो चुका है। अल्पसंख्यकों की प्रॉब्लम्स क्या है इसके बारे में, ये तीन ही प्रॉब्लम नहीं है बेटा, इनकी प्रॉब्लम्स बहुत सारी हैं, लेकिन मेन प्रॉब्लम यही है। इसके बाद बात करते हैं कि जो प्रॉब्लम है उनको हम कैसे सुलझा सकते हैं, उसके बारे में सुझाव को लेकर। तो पहला जो हमारा सुझाव है अल्पसंख्यक को लेकर वो है जो अल्पसंख्यक पिछड़े हुए हैं उन्हें विशेष सुविधाएं दी जाए और उन्हें रोजगार के अवसर भी दिए जाए। अब
कई अल्पसंख्यक ये ऐसे भी हैं जो बहुत अधिक पिछड़ गए हैं, इनकी संस्कृति भी पिछड़ गए हैं, ये आर्थिक रूप से भी काफ़ी पिछड़े हुए हैं, इसलिए इनको विशेष सुविधाएं देना बहुत ही आवश्यक हो गया है। जैसे शिक्षा के गुणों में विकसित करना, जो पिछड़े हुए अल्पसंख्यक हैं उन्हें एजुकेशन की इम्पोर्टेंट बताना बहुत ही ज़रूरी है, तभी वो अपने आप को आगे बढ़ाने का कार्य कर सकेंगे। यानी उन्हें अधिक से अधिक शिक्षित किया जा सके तो ही वो रोजगार के अवसर ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्त कर सकेंगे। इसके अलावा सरकारी नौकरियों में और प्रतिष्ठानों में इन्हें उचित प्रतिनिधित्व देना भी बहुत जरूरी है। अगर इन्हें उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिलेगा तो कहीं ना कहीं इनमें हीन भावना आ जाती है। अब सेकंड जो सजेशन है वो है राज्य के प्रति विश्वास जगाना और सरकार को पक्षपात रहित कार्य करना। अब राष्ट्र के प्रति विश्वास कैसे दिलाया जा सकता है? अल्पसंख्यकों को ये विश्वास दिलाना बहुत ही जरूरी है कि जो राज्य उनके लिए व्यवस्था कर रहा है वो उनके हित के लिए है, और ये जो व्यवस्था है, राज्य जो भी कार्य करे माइनॉरिटी के लिए, वो पक्षपात रहित होना चाहिए, उसमें पक्षपात शामिल नहीं होना चाहिए। राज्य का किसी भी धर्म के प्रति झुकाव नहीं होना चाहिए। अब आजकल की हमारी राजनीति देख लीजिए, ज़्यादातर राजनीति धर्म के आधार पर होती है, तो ये राजनीति समाप्त होनी चाहिए। यानी कि हमें राज्य को या सरकार को किसी भी धर्म के प्रति झुकाव नहीं होना चाहिए। उन्हें ये विश्वास बनाना होगा कि सरकार समान रूप से सभी समुदायों के लिए है, विशेष रूप से किसी एक के लिए नहीं है। ऐसा विश्वास जब पनपने लगेगा, बनने लगेगा, तो अल्पसंख्यकों में ये भावना जाग जाएगी कि वे सबसे पहले भारतीय हैं, उसके बाद अल्पसंख्यक या बहुसंख्यक हैं। राष्ट्र हित में ही उनके व्यक्तिगत हित सुरक्षित रह सकते हैं, और जब तक राष्ट्र का हित नहीं होगा उनके व्यक्तिगत हित भी सुरक्षित नहीं रह सकेंगे। अगला जो पॉइंट है हमारा वो है बच्चों को सभी धर्मों की, बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये बच्चों को सभी धर्मों की सामाजिक सांस्कृतिक विशेषताओं को बताना बहुत ही आवश्यक है। जितनी भी शिक्षा संस्थाएं होती हैं उनमें क्या होती है, सभी समुदायों के बच्चों को अगर हम सांस्कृतिक और सामाजिक विशेषताओं को बताते चले, उनके लाभ, उनकी इम्पोर्टेंस अगर हम बताते चले बच्चों को, तो बच्चे उसका बहुत ही अच्छा प्रयोग अपने जीवन में कर सकेंगे। एक तरफ तो बहुसंख्यक यानी कि हिंदू, दूसरी तरफ अल्पसंख्यक यानी कि मुस्लिम हैं, ईसाई हैं, सिख हैं, जैन हैं, बौद्ध हैं, पारसी हैं। इन सभी समुदायों की सामाजिक सांस्कृतिक विशेषताओं से अगर अवगत होंगे बच्चे, तो इसका परिणाम ये होगा कि बहुसंख्यक का अल्पसंख्यक से लगाव भी बढ़ेगा, और दूसरी ओर अल्पसंख्यक समुदायों से अलगाववादी प्रवृत्ति जो बढ़ रही है वो भी समाप्त होने लगेगी। इसलिए बहुत ही आवश्यक है कि शिक्षण संस्थाओं में भी बच्चों को सभी धर्मों की विशेषताओं के बारे में ज्ञात होना चाहिए। अगला जो हमारा पॉइंट है वो है जैसे पत्र पत्रिकाएं होती हैं, टीवी है, या जो भी संचार के साधन है, जैसे कि समाचार पत्र है, दूरदर्शन है, आकाशवाणी है, और भी संचार के जो भी माध्यम हो सकते हैं उनके द्वारा असांप्रदायिकता का प्रचार करना चाहिए। अब आप कहोगे सांप्रदायिकता और असांप्रदायिकता क्या होती है? बेटा, सांप्रदायिकता का मतलब होता है धर्म संप्रदाय को लेकर टकराव होना, जैसे यहाँ पे बताया था सांप्रदायिक बना हुआ दंगे। असांप्रदायिकता का मतलब होता है किसी को धर्मों में ना बांटकर, संप्रदाय में ना बांटकर, सिर्फ और सिर्फ भारत के नागरिक के रूप में उनका प्रचार और प्रसार होना चाहिए। और ऐसी पत्र पत्रिकाओं पे जरूर रोक लगा देनी चाहिए जो संप्रदाय के विरुद्ध घृणा की भावना फैलाते हैं, जो संप्रदाय को लेकर घृणा की भावना फैलाते हैं। ऐसे पत्र पत्रिकाओं और संचार के साधनों पर रोक लगा देनी चाहिए। ऐसे नाटक,
संगीत, इन सभी पर रोक लगा देनी चाहिए जो सांप्रदायिकता को फैलाने का काम करते हैं। तो ये सभी ऐसे सुझाव हैं जो अगर प्रयोग में लाए जाएं तो कहीं ना कहीं हम माइनॉरिटीज की प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन प्राप्त कर सकते हैं। तो बेटा, अगर आज का टॉपिक आपको अच्छा लगा हो, कुछ ज्ञानवर्धक लगा हो, आपके लिए लाभप्रद रहा हो, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। थैंक यू।